हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में जो आपका होगा उन एग्ज़ाम को देखते हुए प्रश्न को लाए हैं काफ़ी शानदार, जो आपके रिजल्ट बनाने में होगा असरदार। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में लगा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत का जो स्थान है 7वां स्थान नंबर पर है। कितना नंबर पर है? भारत का 7वां स्थान है। अच्छा, तो पहला नंबर पर कौन है? तो दोस्तों, एक ट्रिक है, रुक जा चीन अब आ भारत। तो रुक जा, पहला नंबर पर रूस है। कौन है? रूस है। दूसरा नंबर पे ये प्रथम है। दूसरा नंबर पे कनाडा है। दूसरा नंबर पे क्या है? कनाडा है। कनाडा है। रुक जा, हाँ, जा चीन। और तीसरा में कौन है? चीन है। और से अमेरिका है। 5वां नंबर पर पाकिस्तान है। 7वां नंबर पे पूछेगा कौन है, तो 7वां नंबर पर अपना इंडिया है। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कुतुब मीनार कहाँ है? दोस्तों, कुतुब मीनार जो है कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार को बनाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? दोस्तों, गुलाम वंश का इन्होंने स्थापना किया था। गुलाम वंश का 1206 में इन्होंने स्थापना किया था गुलाम वंश का। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1206 में, गुलाम वंश का स्थापना किया। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1210 ईस्वी में हुआ था। पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कुतुब मीनार को तो बनावे किया है, और साथ साथ इन्होंने क्या बनाया था? तो 2.5 दिनों का झोपड़ा बनाया था। क्या बनाया था? 2.5 दिनों का झोपड़ा बनाया था। और ये 2.5 दिनों का झोपड़ा पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर, यानी कि राजस्थान में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दोस्तों एक प्रश्न है, पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन नाम था। और यूनियन को हटा करके अब कांग्रेस का प्रयोग किया जा रहा है, आपको तो पता ही होगा। और इस कांग्रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो कौन किया था? दादा भाई नेरोजी। कौन किया था? दादा भाई नेरोजी किया था। और उन्होंने कांग्रेस का अर्थ पूछेगा क्या बताया था? तो कांग्रेस का अर्थ दोस्तों क्या होता है? आपको पता है, शक्तिशाली लोगों का समूह। क्या होता है कांग्रेस का अर्थ? शक्तिशाली लोगों का समूह। तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस शब्द प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? तो दादा भाई नेरोजी को जाता है। और ये दादा भाई नेरोजी जो था, ये कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष था। प्रथम पारसी अध्यक्ष था, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, कांग्रेस का अगर पूछेगा कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आज़ाद। क्या बताना है? अबुल कलाम आज़ाद बताना है। अच्छा, और ये सबसे लंबे समय तक रहने वाला भी अध्यक्ष था, आपको ये बात याद रखना है। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी था। ये अबुल कलाम आज़ाद कौन था? भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री था, पहला शिक्षा मंत्री। तो आपको ये भी बात याद रख लेना है। और कांग्रेस का अगर पूछेगा कि कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन बताइए जो गांव में हुआ था, तो दोस्तों गांव में होने वाला अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर था। कौन था? फैजपुर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों, आप एक एक प्रश्न का डिस्कशन सुनते रहिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, उम्मीद है। और इसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सुनते हैं, जितना बार सुनते हैं आपका दिमाग में बैठ जाता है। तो रिवीजन पर आज ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों, बाजरे की जो फसल जो है वो काटी जाती है अक्टूबर और नवंबर में। कब काटा जाता है? अक्टूबर और नवंबर में बाजरे की फसल को काटी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले हम सब जानते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ हुआ करता था? कोलकाता हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? कोलकाता हुआ करता था। और 1911 में कोलकाता से हमारी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? दिल्ली हो गई। कहाँ हो गई? दिल्ली हो गई। और क्या याद रखना है? अच्छा, इसके आग्रह जो हुआ था, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम
के कहने पर हुआ था, आपको ये बात याद रखना है। चलिए, और दोस्तों भारत का अगर वित्तीय राजधानी पूछे कौन है, तो वित्तीय राजधानी जैसे पूछेगा तो भारत की वैसे तो राजधानी कौन है, दिल्ली है, लेकिन वित्तीय पूछेगा, वित्तीय, तो वित्तीय राजधानी आपको क्या बताना है, मुंबई बताना है। क्या बताना है, मुंबई आपको बताना है। वित्तीय राजधानी हमारा कहाँ है, मुंबई है। और मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं, मुंबई को हम लोग सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, भारत का राजधानी हाँ दिल्ली। और दिल्ली में ही दोस्तों क्या है, दिल्ली में क्या है, जामा मस्जिद है। क्या है, जामा मस्जिद है, आपको ये भी बात याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम पूछ रहा है। तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम जो था दोस्तों, सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ था। और इस सिद्धार्थ का अर्थ पूछेगा क्या होता है दोस्तों, सिद्धार्थ का जो अर्थ होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। क्या होता है, जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। दरअसल इसका नाम पूछेगा कि सिद्धार्थ कौन रखा था, तो महात्मा बुद्ध का जो नाम है सिद्धार्थ, वो रखा था असित नाम के ब्राह्मण ने। कौन रखा था, असित नाम के ब्राह्मण ने रखा था। और जब इनका हाथ देखा तो कहा कि यह बच्चा का नाम सिद्धार्थ रखा जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुका हो। अर्थात इस व्यक्ति पे, धरती पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका कुछ न कुछ इच्छा होता है। इस बच्चा का इच्छा पहले से ही पूरा हो चुका है, इसलिए इसका नाम क्या रखना चाहिए, सिद्धार्थ रखना चाहिए। अब जैसे ही महात्मा बुद्ध थोड़ा थोड़ा और बड़ा हुआ तो इनकी भविष्य को देखने के लिए तो दो भविष्यवक्ता को लाया गया। एक का नाम था कालदेव और एक का नाम था कौंडिन्य। क्या नाम था, कालदेव और कौंडिन्य। इन्होंने इनकी भविष्यवाणी किया था, यह बच्चा या तो राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। राजा बनने का चांस 10% है, सन्यासी बनने का चांस 90% है। यह भविष्यवाणी कौन किया था, कालदेव और कौंडिन्य ने किया था, आपको ये बात याद रखना है। और इन्होंने घर त्याग कर दिया था। कब, 29वें वर्ष में गृह त्याग किया। कब किया था, 29वें वर्ष में गृह त्याग किया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति 35वें वर्ष में हुआ। और ये कहाँ हुआ था, बौद्ध गया के पीपल वृक्ष के पास में हुआ था। कहाँ हुआ था, बौद्ध गया के पीपल वृक्ष के पास में हुआ था। नदी पूछेगा कि कौन नदी के पास हुआ था, तो निरंजना नदी। कौन नदी के पास हुआ था, निरंजना नदी के पास में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। और महात्मा बुद्ध को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, एशिया का प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया का प्रकाश करते हैं। इसके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया थी। क्या थी, महामाया। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, बिंबा या गोपा। तो ये सब नाम किसका थी, इसके पत्नी का। और इनका बेटा का नाम क्या था, राहुल था। और इनका प्रिय शिष्य का नाम पूछे क्या था, तो आनंद था। क्या नाम था, आनंद था। इन्होंने पहला शिक्षा पूछे किसको दिया था, तो 2 बंजारा भाई को दिया था, तपस्सु और कलिक को दिया था। तो ये सब प्रश्न आपको बिल्कुल जवान पर होना चाहिए, जैसे मैं याद रखता हूँ। आप लोग सुनिए और रिवीजन कीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, चावल का ही कुछ प्रजाति है, आपको याद रखना, जया सुषमा और पूसा 1460। और ये जो चावल है दोस्तों सबसे महंगा चावल है, आपको ये बात याद रखना है, पूसा 1460। और बासमती, ये सब किसका प्रकार है दोस्तों, ये सब चावल का ही प्रकार है। आपको ये सब याद रखना है कि यह चावल का ही प्रजाति है। बासमती, पूसा 1460, जया, सुषमा, पंकज, कावेरी, ये सब चावल के अलग अलग प्रकार हैं, तो आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, सबसे अधिक चावल का उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कम भूमि पर सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको बताना है कहाँ होता है, पंजाब में होता है। कहाँ होता है, पंजाब में होता है। और ऐसा होने से पंजाब में एक समस्या देखा जाता है, भू निम्नीकरण। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू निम्नीकरण की समस्या सर्वाधिक कहाँ होती है, तो आपको बताना पंजाब और हरियाणा में होता है। कहाँ होता है, पंजाब और हरियाणा में होता है। और यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर भूमि कम है लेकिन फसल का उत्पादन ज़्यादा कर रहा है टेक्नोलॉजी के सहायता से। तो आप खुद ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपको खाने का सामर्थ्य है 5 रोटी, लेकिन आपको जब 50 रोटी खिलाया जाए तो क्या होगा, आपका तो सेहत खराब होगा। इसी प्रकार इस
भूमि से जिसका 5 हेक्टेयर उत्पादन का मान लेते हैं क्षमता था, आज उनसे हम 50 हेक्टेयर निकाल रहे हैं, 20 हेक्टेयर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, इससे भूमि का उर्वरक क्षमता में क्या आएगा, कमी आएगा। तो यही कमी आना ही क्या कहलाता है दोस्तों, भू निम्नीकरण। क्या कहलाता है, भू निम्नीकरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने थे। तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के जो राष्ट्रपति बने थे वो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के थे, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों पूछेगा कि किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। और ये राष्ट्रपति जो होगा दोस्तों, जस्ट एक आर्टिकल और आगे चलते हैं तो आर्टिकल 53, ये आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। किसकी सहायता से करेगा, और मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। दोस्तों इस मंत्रिमंडल का मालिक पूछेगा कौन होता है, मुखिया कौन होता है, तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, लोकसभा का बहुमत दल का नेता, अर्थात मंत्रिमंडल का जो मालिक होगा कौन होगा, लोकसभा का बहुमत दल का नेता अभी कौन है, प्रधानमंत्री है। कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो मंत्रिमंडल का मालिक कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री रहेगा वही क्या होगा, लोकसभा में जिसको बहुमत मिला रहेगा, जिसका सरकार होगा, वही क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति बनेगा। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और अब्दुल कलाम आज़ाद को दोस्तों क्या कहते हैं, भारत का मिसाइल मैन। क्या कहते हैं, भारत का मिसाइल मैन। पूछेगा किसको कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ का जो स्थापना है, यूनाइटेड, यू से याद रखना है, यूनाइटेड, यूनाइटेड, एन से नेशन, NATION, नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ORG ऊपर में एन दे देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इसको पढ़ा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का फुल फॉर्म होता है। इनका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को इनका स्थापना हुआ था। और इनका स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, यूएनओ का स्थापना का उद्देश्य मात्र था कि दो देशों के बीच में युद्ध जैसी समस्या को रोकना। तो युद्धों को, दो देशों के बीच में अगर युद्ध होगा तो उसमें सबसे पहले आगे चल करके कौन आएगा, तो यूएनओ आएगा। और यूएनओ क्या करता है, युद्ध जैसी समस्या को ये रोकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को इनका स्थापना हुआ था। और इसका कार्य होता है दो देशों के बीच युद्धों को रोकना, इनका कार्य होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अच्छा, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ये सब याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का सबसे लंबा बांध है। तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तब आपको बताना है कौन सा बांध बताना है। तो सबसे लंबा बांध जो है, अच्छा, सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो हीराकुंड बांध है। क्या है, सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो भाखड़ा नागला बांध है। तो सबसे लंबा बांध आपको क्या बताना है कि हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध पूछेगा किस नदी पर है, तो आपको याद रखिएगा कि जब आपको हीरा मिलेगा दोस्तों तो आप महान हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, महान हो जाइएगा। और महान से याद रखना है कि महानदी पर है। और ये हीराकुंड बांध किस नदी पर हो गया, महानदी पर बना हुआ है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, जब आप महान हो जाइएगा तो दुनिया का लोग आपको ताना मारेगा कि इसका जो पैर जो है ना ज़मीन पर नहीं आसमान में उड़ता है। कहाँ उड़ता है, तो आसमान में उड़ता है। तो याद रखना कि उड़ीसा, ये महानदी कहाँ पर है भैया, ये महानदी कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। अर्थात हीराकुंड बांध भी कहाँ होगा, तो यही महानदी यानी उड़ीसा में है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, भाखड़ा नागला बांध पूछेगा किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। ये सबसे ऊंचा बांध है। आपको ये बात याद रखना है। नहीं, टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे कौन है, तो टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है। और कोसी नदी पर जो बांध बना हुआ दोस्तों, तो कोसी परियोजना क्या बना है, कोसी नदी घाटी परियोजना
जो कहाँ बना है, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर। कहाँ बना है, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर बना हुआ है। और ये नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर जो बना हुआ है, किस जगह, तो हनुमानगढ़ में। कहाँ बना हुआ है, हनुमानगढ़ में बना है। और कोसी नदी को दोस्तों क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। और आपको याद रखना है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला नदी पूछेगा कौन है, तो कोसी नदी है। मान लीजिए आज इधर से जा रहा है, कल आपका घरे में आकर घुस जाएगा। तो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला भी नदी पूछे कौन है, तो कोसी नदी है। और कोसी नदी से आप क्या क्वेश्चन याद रख सकते हैं दोस्तों, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। अभी तो मैंने आपको जस्ट बताया हूँ। और कोसी नदी के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैंने सेट में देखा था, तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं कि कोसी नदी के बारे में फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों ये जो कोसी नदी है वो कहाँ से निकलती है, नेपाल के गोसाईथान से। कहाँ से निकलती है, नेपाल के गोसाईथान से निकलती है। और ये गोसाइले निकलती है और बिहार के लोगों को शोक में डुबा देती है, इसलिए इसको हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। अच्छा, दामोदर नदी दोस्तों कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसको बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। अच्छा, चीन का शोक पूछेगा किस नदी को कहा जाता है, तो हुआंगहो नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, हुआंगहो नदी। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पीली नदी के भी नाम से जानते हैं। और चीन की सभ्यता भी दोस्तों इसी नदी के किनारे बसा हुआ था। आपको इतना बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों कबड्डी टीम में जो खिलाड़ी होते हैं कितने होते हैं, तो टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, टोटल 7। अच्छा, क्रिकेट में कितना होता है, तो 11 होता है। कबड्डी में कितना होता है, तो 7 होता है। तो आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, कि और इसमें जो होता है 4 डिफेंडर होता है। 4 डिफेंडर होता है कबड्डी की टीम में। और 2 रेडर होता है, 2 रेडर होता है। और 1 ऑलराउंडर होता है, 1 ऑलराउंडर होता है। आपको ये बात याद रखना है। फिर कबड्डी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बोनस शब्द किस खेल से संबंधित है। आपको क्या बताना है, कबड्डी से। किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। अच्छा, PKL प्रो कबड्डी लीग में सर्वाधिक खिताब जीतने वाला टीम पूछेगा कौन है, तो आपको बताना है पटना पायरेट्स। क्या बताना है, पटना पायरेट्स बताना है। ये सब प्रश्न पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया हूँ। जो किसके नेतृत्व में जीता था, तो प्रदीप नरवाल के नेतृत्व में जीता हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि जापान पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों जापान पर प्रथम परमाणु बम जो गिराया गया था, वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। जस्ट 3 दिन बाद अगर इसमें 3 दिन को अगर आप जोड़ देते हैं तो हो जाता है 9 अगस्त। क्या हो जाता है, 9 अगस्त 1945 को। फिर जापान के एक शहर पर परमाणु बम गिराया जिसका नाम क्या था, नागासाकी। क्या नाम था, नागासाकी। तो 6 अगस्त का बम पूछेगा कहाँ पर गिराया गया था, तो 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पर। उसके 3 दिन बाद कहाँ गिरा दिया गया था, नागासाकी पर गिराया गया था। कौन गिराया था, अमेरिका गिराया था। और इस बम का नाम पूछेगा क्या था, तो दोस्तों इस जो जापान में जो बम गिराया था अमेरिका, इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय इस बम का नाम था। आपको ये बात याद रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध में गिराया था, तो प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा कब हुआ था, तो 26 प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा 1914 में। 28 दिसंबर 1914 में इनका क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है। श्रीलंका की मुद्रा यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है, रुपया है। क्या है, रुपया है। और रुपया कौन कौन देश का है, तो म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, खुद श्रीलंका हो गया। और हाँ, ये सब का क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। भूटान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो यहाँ सब क्या चलता है, रुपया चलता है।
और टाका कहाँ का मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश का है। आपको ये बात याद रखना। डॉलर अमेरिका का है, आपको ये बात याद रखना। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी पहले कहाँ हुआ करता था? तो पहले हुआ करता था कोलंबो। कहाँ हुआ करता था? कोलंबो हुआ करता था। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में इसका राजधानी चेंज हो गया है। अब क्या हो गया है? श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे। क्या हो गया है? श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे। अभी पूछेगा किसका राजधानी है? तो ये श्रीलंका की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उनका जो न्यूनतम आयु होता है वो कितना वर्ष का होता है? तो 30 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 30 वर्ष का होता है। और लोकसभा के बारे में आपको याद रखना है कि वर्तमान में लोकसभा का अगर अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष कौन है, तो आपको क्या बताना है कि ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला इनका अध्यक्ष है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है भैया? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। आपको ये बात याद रखना है। और ये सिख धर्म का मंदिर है और स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। और अमृतसर में ही दोस्तों क्या हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हुआ था। और जालियांवाला बाग में दोस्तों महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि को लौटाया था? तो केसर ए हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, इनको क्या कर दिया गया? लौटा दिया गया था। और महात्मा गांधी ने जब इस उपाधि को लौटाया तो साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सर नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। कौन सा? नाइटहुड के उपाधि को त्याग दिया था। आपको ये बात याद रखना है। और जालियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए 2 कमेटी बनाया गया था, हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी। ये दोनों कमेटी का संबंध पूछेगा किससे है? तो जालियांवाला बाग से है। आपको याद रखना है। और जालियांवाला बाग में दोस्तों एक व्यक्ति था उधम सिंह जो एमोडायर के घर में घुसकर कहाँ? लंदन के केस्टन हॉल में गोली मारा था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हुमायूंनामा किसकी रचना है? दोस्तों हुमायूंनामा जो रचना है ये बाबर की बेटी गुलबदन बेगम की है। किसकी है? गुलबदन बेगम की है। और गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? यह बाबर की बेटी थी। किसकी थी? बाबर की बेटी थी हुमायूंनामा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपको क्या रखना है? अबुल फजल का किताब आपको याद रखना है, आइन ए अकबरी। अच्छा, आइन ए अकबरी में दोस्तों अबुल फजल ने भूमि को कितने भागों में बांटा है? तो आपको बताना है कि 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, फिरदौसी, एक नाम यहाँ पर देख लीजिए, फिरदौसी, ये किसके काल में भारत आया था? तो आपको बताना है मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। कौन आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था फिरदौसी। और फिरदौसी का किताब का नाम अगर पूछेगा क्या है तो आपको बता, शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा नामक पुस्तक पूछेगा किसका है? तो आपको बताना है फिरदौसी का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागला बांध जो है दोस्तों, भाखड़ा नागला बांध ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। आपको ये बात याद रखना है। और भाखड़ा नागला बांध जो है, भाखड़ा नागला बांध सबसे ऊंचा बांध है। क्या? सबसे ऊंचा बांध है। आपको ये बात याद रखना है, ये ऊंचा बांध है। और भाखड़ा नागला बांध जो है दोस्तों, एक बांध आपको और याद रखना है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया हुआ है? तो आपको बताना गुजरात में। कहाँ बना है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में है।
और ये किस नदी पर बन रहा था? तो नर्मदा नदी पर बन रहा था। किस नदी पर बन रहा था? नर्मदा नदी पर बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक किताब और यहाँ पर देख लीजिए, खुशवंत सिंह। दोस्तों खुशवंत सिंह का किताब का नाम है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसका है? तो आपको क्या बताना है? खुशवंत सिंह का है। और महात्मा गांधी का बुक का नाम क्या है? तो हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये दोनों बुक किसका है? तो दोनों बुक महात्मा गांधी का है। आपको ये बात याद रखना है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि मुल्क राज आनंद का किताब का नाम क्या है। चलिए तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ देख लीजिए, एक ऑप्शन में दिया हुआ समताप मंडल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो दोस्तों वायुयान जो होता है, वायुयान ये इसी मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है। यानी कहाँ उड़ता है? तो वायुयान उड़ता है समताप मंडल में उड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हॉकी का दोस्तों प्रथम खेल पूछेगा कि भारत की ओर से कब खेला गया था? तो ये खेला गया था 29 अगस्त को। 29 अगस्त को खेला गया था। कहाँ खेला गया था? जर्मनी में। कहाँ खेला गया था? जर्मनी में। और उस समय कौन खेल रहा था सबसे अच्छा? तो मेजर ध्यानचंद। कौन खेल रहा था? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद को हम लोग कहते हैं हॉकी का जादूगर। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो आपको क्या बताना है कि मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इन्होंने बहुत अच्छा खेला और इतना अच्छा खेला कि इन्होंने जर्मनी पर लगभग 5-6 गोल दाग दिया था। और इनके खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने इसको अपने यहाँ आने का पूरा ऑफर दिया था, लेकिन यह नहीं गया। इसलिए दोस्तों हम लोग मेजर ध्यानचंद के नाम पर 29 अगस्त को, प्रत्येक साल 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन है? तो बांग्लादेश का टाका है। क्या है? टाका है। और इसकी राजधानी पूछेगा बांग्लादेश का ढाका है। कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश दोस्तों जूट के उत्पादन में अग्रणी है। जूट का उत्पादन में अग्रणी देश पूछेगा कौन है? तो बांग्लादेश है। जूट को हम लोग कहते हैं सुनहरा रेशा। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। और यह कृत्रिम रेशा भी है। आपको ये बात याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था? यानी महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल पूछ रहा है कि किस शहर में हुआ था? तो बोध गया के पीपल ब्रिज के पास में हुआ था। तो गया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पूछेगा कहाँ दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश दिया था कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। कहाँ दिया? सॉरी दोस्तों, सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आपको ये बात याद रखना है। और महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने की घटना पूछेगा क्या कहलाता है? तो ज्ञान प्राप्त करने की घटना क्या कहलाता है? तो ज्ञान प्राप्त करने की धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और घर त्याग की घटना पूछेगा क्या कहलाता है? तो महाभनिष्कर्मण कहलाता है। भगवान बुद्ध का घर त्याग करने की घटना क्या कहलाता है? महाभनिष्कर्मण कहलाता है। अच्छा, मृत्यु की घटना पूछेगा क्या कहलाता है? तो महापरिनिर्वाण कहलाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो ये सब प्रश्न आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि में लड़ा गया था?
तो प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और ये कितना साल चला था? टोटल 4 वर्ष तक चला था। कितना वर्ष तक चला था? 4 वर्ष तक चला था। पूछेगा कितना देश इसमें भाग लिया था? तो आप एक काम कीजिए, 4 में 1 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 में 1 को घटा दीजिए तो 37 देश। कितना देश ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में? 37 देश ने भाग लिया था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के बीच हुआ था। 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। तो इसमें पूछा कितना देश ने भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में? तो 9 में से 3 को घटाइए 6 हो जाएगा, 5 में से 4 को घटाइए 1 हो जाएगा, यानी कि 61 देश भाग लिया था। कितना देश ने भाग लिया था? 61 देश भाग लिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था? तो 1875 में किया था। कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आपको ये बात याद रखना है। इनका किताब का नाम याद रख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश बुक पूछेगा किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और भारत में अशांति का जनक पूछेगा किसको कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। यह बात कौन कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल। कौन? वेलेंटाइन सिरोल। अच्छा, स्वामी विवेकानंद, इसको हम लोग तूफानी हिंदू कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू कहते हैं। इसको स्वामी की उपाधि पूछेगा कौन दिया था? तो महाराजा खेतड़ी ने दिया था। कौन दिया था? महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिया था। आपको ये बात याद रखना है। और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। किसका किया था भैया? ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। आपको ये बात याद रखना है। और राजा राम राय को हम लोग कहते हैं पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। और राजा राम मोहन राय का पत्रिका का नाम आप बताइए। तो पत्रिका का नाम दोस्तों इसका था संवाद कॉमेडी नामक पत्रिका पूछेगा किसका है? तो इसी का है। और मिराज उल अमीरात, ये भी पत्रिका पूछेगा किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। कौन? मिराज उल अमीरात, यह पत्रिका किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पत्रिका पूछेगा कौन था? तो आपको क्या बताना है? सोम प्रकाश। कौन था? सोम प्रकाश था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इस पत्रिका को बैन कर दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दरअसल इसके कार्यकाल में क्या हुआ था कि इसके कार्यकाल में दोस्तों जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री के पद पर थे तो इनके कार्यकाल में दोस्तों क्या हो गया था? अकाल पड़ गया था। फसल का उत्पादन हुआ नहीं, जिसके कारण इन्होंने किसानों से कहा था कि एक दिन खाएंगे, सप्ताह में एक दिन जो है उपवास रखेंगे। और इनकी बातों को किसानों ने माना था, जिसके बाद में इन्होंने किसानों के लिए एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो आपको ये बात याद रखना है। और जय जवान जय किसान का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। इनके समाधि स्थल को पूछेगा किस नाम से जानते हैं? तो इनके समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विजय घाट के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा समझौता किया था? आपको याद रखना है, ताशकंद समझौता 1966 में। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के युद्ध के फलस्वरूप यह समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। और इन्हीं के दौरान क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जापान को कहा जाता है। अच्छा, जापान के सांसद को हम लोग क्या कहते हैं? तो जापान के सांसद को हम लोग डायट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। और जापान के सांसद को, और रूस के सांसद को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में 30 नंबर का, गीतांजलि के कवि है। तो गीतांजलि के कवि कौन है? तो गीतांजलि के कवि कौन है? गीतांजलि पुस्तक का जो रचयिता है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को का और भी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। इसका पुस्तक का नाम है द पोस्ट ऑफिस पूछेगा कि यह किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और
बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन है? आनंद मठ। कौन है? आनंद मठ। और इसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र है, आपको ये बात याद रखना है। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, और हाँ, रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रख लीजिएगा। इन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों जगह का राष्ट्रीय गीत लिखा है। दोस्तों ये रहा आज के कहने का ये 30 प्रश्न है, लेकिन डिस्कशन के साथ काफ़ी 100-150 प्रश्न हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न था, इसी टाइप के प्रश्न मैं लाते रहता हूँ। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। इससे क्या होगा कि समय पर मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रोज़ क्लास का पीडीएफ इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के अपलोड होता है, आप वहां से क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।